नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कॉर्पोरेट रडार में, जहां पर हम रोज बरोज बातचीत करते हैं मेहमान से और उनसे जानते हैं उन कंपनी के बारे में, कंपनी के आउटलुक के बारे में, विस्तार योजनाओं के बारे में, किस तरह का स्टेटस है डेट को लेकर, कैश को लेकर और आने वाले समय में कैसे फर्दर एक्सपैंड करने वाले हैं। आज भी हम बातचीत करेंगे एक खास मेहमान से, हमारे साथ किरण मजूमदार शॉ होंगे बातचीत करने के लिए, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट्स पे नजर डाल लेते हैं कि बाजार जो है वो दिन के ऊपरी स्तरों पर अब आ चुका है। 9676 का लेवल देखने को मिल रहा है, 38 अंकों की बढ़त है। ग्रेजुअली मार्केट के अंदर एक मूव आया है और धीरे धीरे ही सही बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुका है। सेंसेक्स भी आधा फीसदी ऊपर कामकाज कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार तेजी जारी है। इनफैक्ट ये तीसरा या चौथा दिन है आपकी बाजार में तेजी है और दिन के ऊपरी स्तरों पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अभी कामकाज कर रहे हैं। एफएमसीजी इंडेक्स करीब 1% ऊपर कामकाज कर रहा है, जिसमें एचयूएल और आईटीसी इसे लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इंफ्रा स्पेस, मेटल स्पेस में इनफैक्ट एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बैंक्स छोटे हो या बड़े दोनों में तेजी है। एसबीआई करीब 2.5% ऊपर कामकाज करते हुए 281-82 का स्तर है। बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 164 के स्तरों पर 2% का उछाल यहाँ पर भी देखने को मिला। इनफैक्ट नोमुरा की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके बाद से ही मोमेंटम है। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर, फिर पीएनबी को लेकर, दोनों में ही बाइंग की रिपोर्ट्स आई हैं, जिसके आधार पर एक अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी, मारुति कुछ और ऐसे नाम है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। स्पेशली ऑटो में हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स डीवीआर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। गिरने वालों में बजाज ऑटो, गेल, एनटीपीसी, इनफैक्ट ऑयल एंड गैस जो है वो आज प्रेशर क्रिएट कर रहा है मार्केट में, जिसपे ओएनजीसी और गेल दोनों ही प्रोमिनेंट लूजर के तौर पर सामने है। निजी बैंकों में बिकवाली है, जिसमें कल तेजी थी, खासतौर से इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ये कल तेज थे। आज यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल, हिंडाल्को, मेटल में हिंडाल्को इकलौता ऐसा नाम है जहाँ पर प्रेशर है। एचयूएल शुरुआत में तेज था, लेकिन अब 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और सन फार्मा भी करीब 548 स्तरों पर कामकाज कर रहा है। इंडिगो 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। आज इसकी एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, शाम 5 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल है और एयर इंडिया को लेकर कुछ डेवलपमेंट्स जो है वो कंपनी जिन पर बातचीत कर सकती है। स्पाइस जेट और जेट एयरवेज भी हरे निशान में ही कामकाज कर रहे हैं। छोटे छोटे पॉकेट्स में आप फ्यूचर ग्रुप को देखिए। फ्यूचर ग्रुप में पूरे ग्रुप के अंदर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, चाहे फ्यूचर कंज्यूमर हो, फ्यूचर एंटरप्राइजेज हो, फ्यूचर लाइफस्टाइल हो, फ्यूचर मार्केटिंग हो, सब में खरीदारी है। और इनफैक्ट फ्यूचर लाइफस्टाइल मोर लेस फ्लैट है, लेकिन बाकी सभी फ्यूचर एंटरप्राइजेस, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर सब में तेजी देखने को मिल रही है। जेपी ग्रुप में जेपी इंफ्रा जो कि एक अच्छी तेजी दिखा रहा था, लेकिन बाकी शेयरों पर नजर डालें, जेपी पावर नेगेटिव, जेपी एसोसिएट 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। वेंकीज को देखिए, शुरुआत में 5 से 6% ऊपर खुला था तेज, कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और शेयर अब दिन के निचले स्तरों के करीब ही कामकाज कर रहा है। रफली 6% के आसपास की गिरावट यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो एक डिप आया और अब रफली 1%, इनफैक्ट एक वोलेटाइल सेशन है। अभी एक डिप, दिन के निचले स्तरों पे वापस एक बाउंस बैक, मोर लेस फ्लैटिश नोट पे एक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेदर स्पेस और जो सेरामिक स्पेस है वो एक और ऐसा स्पेस है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। सिलेक्टिव लेदर स्टॉक्स के अंदर खरीदारी है करीब 2 से 3% तक की, और सेरामिक स्पेस में अगर आप देखें तो आज सुबह से ही पॉजिटिव मूव बना हुआ है। चलिए, तो बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर अब आ चुका है, 160 अंक ऊपर अब सेंसेक्स कामकाज करते हुए, और निफ्टी भी करीब करीब अब एक अच्छी तेजी के साथ रफली 1% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए 96-70 का स्तर देखने को मिल रहा है। आज के मेहमान से बातचीत करते हैं। हमारे साथ किरण मजूमदार शॉ मौजूद हैं, चेयरमैन बायोकॉन की। मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल तो यही है कि एक काफ़ी बिजी सीजन रहा है आपका, चाहे वो लास्ट क्वार्टर हो जबकि आपने मल्टीपल बायोसिमिलर जो है उनको फाइल किया था। FY18 में अनुमान लगा सकते हैं कि उसी तरह का एक ट्रेंड रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग गोइंग जो ट्रेजेक्ट्री है वो कंपनी आगे मेंटेन रखेगी? तो देखिए, इस साल हम टारगेट एक्शन डेट को बहुत ही हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। वो अप्रूवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बायोकॉन के लिए, क्योंकि उस अप्रूवल से हम पहले कंपनी होंगे दुनिया में जिसको ये बायोसिमिलर ट्रास्टुजुमैब की अप्रूवल मिल सकती है। तो उसीलिए उसका इंतज़ार ही हमें बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद पेगफिल्ग्रास्टिम की इंतज़ार भी हम कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी एक टारगेट एक्शन डेट दिया गया है। और उसके अलावा वी आर ऑल्सो लुकिंग एट अदर मॉलिक्यूल्स इन द पाइपलाइन जो डेवलप हो रहे हैं। बायोसिमिलर बेवकुजुमैब इंडिया में तो हमें अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन ये ग्लोबल फेज 3 ट्रायल भी हो रहा है बेवकुजुमैब में, और हमें आशा है कि
इस फिस्कल या नेक्स्ट फिस्कल में हम उसका भी हम डॉसियर हम फाइल कर सकेंगे। तो ऐसे हमारे जो पाइपलाइन है वो एक्सपैंड हो रहा है और दिस शोज यू आवर कमिटमेंट टू बायोसिमिलर्स। तो इसी तरह हमारी जो बिजनेस कंटिन्यूटी जो हो रही है ये बायोसिमिलर्स में वो होने वाली है। जी, इनफैक्ट मैम इसका एक जो साफ इम्पैक्ट है वो रिजल्ट्स में भी देखने को मिला है। अगर आप नंबर्स देखें तो 2014 में जहाँ पे 2800 करोड़ रुपए 2800 करोड़ रुपए करीब रेवेन्यू होता था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चल गया है। एक तेजी इसमें देखने को मिली, 2800 करोड़ से 3000, 3000 से 4000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज पहुंच चुके हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी सेम ग्रोथ है, 400 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी आज सीधे 600 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो एक रोबस्ट ग्रोथ आपके जैसे जैसे प्रोडक्ट प्रोफाइल में इंप्रूवमेंट है, नए लॉन्चेस में है, वैसे वैसे नंबर्स के अंदर भी है। लेकिन मैम Q4 के अंदर कंपनी ने कुछ बायोसिमिलर स्पेशली जो ग्रास्टिम पेगफिल ग्रास्टिम है उसको लेकर कुछ कामकाज किया था। कब तक उम्मीद लगाएं कि इसमें अप्रूवल आ सकता है? कैसी मार्केट्स आप देख रहे हैं? कब तक ये कमर्शलाइजेशन होगा? कौन कौन से एरियाज हैं जिनको कंपनी केटर करेगी इनसे, या फिर कैसे कमर्शलाइजेशन राइट्स होंगे? कुछ डिटेल्स के बारे में बता पाएं। तो मेरा कहने का ये है कि बायोकॉन इज फोकसिंग ऑन डिलीवरिंग द मॉलिक्यूल्स अप टू द रेगुलेटरी अप्रूवल स्टेज। उसके बाद माइलैन की जिम्मेदारी है उनको कमर्शलाइजेशन करने की। तो ये ठीक बात नहीं होगा कि मैं उनके ऊपर मैं कमेंट कर सकूं। जी मैम, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर है वो है ग्लार्जिन, क्योंकि काफ़ी समय से मच अवेटेड भी था ये। उसको लॉन्च के बाद री रेटिंग भी कंपनी की हुई। बहुत सारे एनालिस्ट से हमारी बातचीत होती है, उनका भी मानना है कि ये कंपनी के लिए एक नेक्स्ट गेम चेंजर होगा। लेकिन जो ग्लार्जिन है जो जापान में आपने रिसेंटली लॉन्च किया है, कैसा ये अभी कामकाज कर रहा है? किस तरह की ग्रोथ है वहाँ पर? गोइंग फॉरवर्ड कौन कौन से ऐसे मार्केट्स हैं जिनको कंपनी आय कर रही है, स्पेशली ग्लार्जिन को लेकर? यूएस एक और बड़ा मार्केट है जिसको आप रडार पर रखे हुए हैं आपने। इन चीज़ों को देखते हुए बायोकॉन के लिए कितनी वैल्यू अनलॉकिंग इन सब में हो सकती है, या फिर ग्लार्जिन कितना बड़ा गेम चेंजर होगा स्पेशली यूएस और जापान मार्केट्स के लिए? तो जो जापान का जो अप्रूवल हमें मिला है और जापान में जो मार्केट हो रहा है हमारा बायोसिमिलर ग्लार्जिन, आपको समझ में आएगा कि जापान बहुत ही छोटा मार्केट है। तो जापान की एंट्री में हमारी जो अप्रूवल मिली, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिक, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी है बायोसिमिलर ग्लार्जिन, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ मैसेजिंग। तो उसी लिए वो जापान की अप्रूवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोकॉन के लिए, क्योंकि उसमें से इन्वेस्टर्स को कंफर्ट होता है कि हाँ, बायोकॉन के पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी बायोसिमिलर ग्लार्जिन है। और इसी के बजाय से ईमिया और यूएस एफडीए की अप्रूवल भी होनी चाहिए। तो उसी लिए ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लेकिन जो मार्केट अगर अब देखा जाए जापान में, वो बहुत ही छोटी मार्केट है। इनफैक्ट दूसरे मार्केट अगर आप देखा जाए लैटिन अमेरिका और दूसरे डेवलपिंग मार्केट्स फॉर ग्लार्जिन, वो उससे भी बहुत बड़े हैं। जी चलिए, तो ग्लार्जिन एक बड़ा मार्केट, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। स्पेशली मैम, जब आपसे लास्ट टाइम भी बात हुई थी ग्लार्जिन के टाइम, जब आपने ये लॉन्च हुआ था फिर इसको मंजूरी मिली थी, तब भी बात साफ हुई थी, क्योंकि भले मार्केट छोटा है, भले ही प्रोडक्ट इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन क्योंकि उसकी एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट है जो कंपनी के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी बड़ी दे देती है। इनफैक्ट इसका जो एक साफ एग्जांपल है वो कंपनी के Q4 नंबर्स पे भी, अगर आप क्वार्टरली वाइज कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो 945 करोड़ जो कि Q1 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 974 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। और प्रॉफिटेबिलिटी जहां पर मोर और लेस कंपनी करीब करीब 346 या 150 करोड़ रुपए के आसपास कमाती थी, वो सीधे 200 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है मैम। लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर कंपनी के लिए वो है मलेशियन यूनिट, क्योंकि मलेशियन यूनिट के लिए पहले भी हमने आपसे बातचीत की है। आपने कहा कि उसका जो जैसे जैसे वो कंपनी या जैसे जैसे वो ऑपरेशनल होगी, इंप्रूवमेंट आएगा, वैसे वैसे वहाँ से अच्छे नंबर्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब ये कमर्शलाइज हो चुकी है, किस तरह की मार्केट्स आप देख रहे हैं? कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पे कंपनी यहाँ से जो प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट करेगी? क्या ओवरऑल कंपनी का सिनेरियो है इस मलेशियन यूनिट को लेकर? तो अगर आप मलेशिया फैसिलिटी को अगर आप देखा जाए तो
ये फैसिलिटी अप एंड रनिंग है और आपको याद होगा कि हमने एक बड़ी ऑफ टेक अग्रीमेंट भी साइन की है मलेशियन गवर्नमेंट के साथ और इसी वजह से हमारी जो इंसुलिन सप्लाईज जो हो रहे हैं मलेशिया में वो काफ़ी फिक्स्ड कॉस्ट को डिफरे कर रहा है। तो हमें आशा है कि ये फैसिलिटी से अभी जब हमको ग्लार्जिन की अप्रूवल मिलेगी ईमिया और यूएस एफडीए में तो उस टाइम को ये कैपेसिटी होगा उस मार्केट, वो बड़ी मार्केट है और उस मार्केट को केटर करने में हमें अभी कैपेसिटी होगा और उस टाइम तक हमारे जो इमर्जिंग मार्केट्स है और हमें जो मिला है ये ऑफ टेक अग्रीमेंट वो सब वो फिक्स्ड कॉस्ट को डिफरे कर सकते हैं। जी मैम, जो बड़ा कंसर्न पूरे स्पेस के लिए रहा है रादर वो है यूएसएफडीए। यूएसएफडीए ने हर बड़ी कंपनी के लिए अलर्ट जारी किए हैं। पर्टिकुलरली अगर बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन की बैंगलोर यूनिट को लेकर भी कंपनी ने एक इंस्पेक्शन किया है और फॉर्म 483 इशू किया है जिसमें 8 ऑब्जर्वेशन भी हैं। किस तरह की क्लैरिफिकेशन कंपनी ने दिए हैं यूएसएफडीए को, कितना बड़ा कंसर्न है ये, कैसे कंपनी से एड्रेस कर रही है और क्या कुछ और ऐसी यूनिट्स भी हैं जिनको जो कि इन लाइन है जिसके ऊपर आने वाले समय में कुछ इंस्पेक्शन हो सकते हैं और अगर हैं तो क्या किस तरह की उम्मीद है या फिर किस तरह से ये मतलब टाइमलाइन क्या होगी इसकी? I think all Indian companies go through inspections. And in those inspections, US FDA or any regulatory agency will come up with observations. I think हमारे जो मीडिया है उनको समझना चाहिए कि it is not observations that are of concern, but it is only warning letters that should be of great concern. तो हमें warning letters नहीं मिला है, हमें सिर्फ observations मिला है जो हमने ऑलरेडी एज इट इज द प्रोसीडियर हर इंस्पेक्शन के बाद जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है और हमें कॉन्फिडेंस है कि हमें जल्द से जल्द हमको वो EIR इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमको मिलेगा। बट आई डोंट थिंक दैट द वे मीडिया इज प्रोजेक्टिंग these are not investigations, these are inspections. And these observations are part of that audit and inspections. So these are part of the whole regulatory process. I think media needs to understand that these are not to be looked at in a very with concern. Okay. चलिए आपसे इस पर भी हम आगे चर्चा करते रहेंगे मैम, लेकिन क्रूशियल चीज़ ये भी है क्योंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था खास तौर से एमजेन वर्सेस सैंडोज को लेकर जो कि पॉजिटिव था, कंपनी के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव माना गया। बायोसिमिलर मार्केट के लिए खास तौर से लाइफ सेविंग ड्रग्स जो कि एडिशनली एक्सक्लूसिविटी पीरियड के बिना जिसका एक्सक्लूसिविटी पीरियड खत्म भी हो रहा है, इन चीज़ों को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? इस पूरे केस के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये दिस इज सर्टनली गुड न्यूज़ क्योंकि पहले रेगुलेटरी प्रोसेस ऐसी थी कि आपको अगर अप्रूवल मिलेगा तो आपको देयर वाज अ सर्टेन 180 डेज बिफोर विच यू कुड नॉट मार्केट एनी प्रोडक्ट। अभी आपको ये सफलता मिलेगी कि व्हेन यू गेट अप्रूवल यू विल बी आल्सो एबल टू लॉन्च। So I think with this you will find that the future biosimilars will have a big advantage. Okay. मैम आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे लेकिन इस बीच कोई बाजार को भी देख लेते हैं कि दिन के ऊपरी स्तरों पर हम मार्केट्स आ चुका है। करीब 42 अंकों की तेजी अब बाजार में देखने को मिल रही है। निफ्टी में खासतौर से 42 अंकों की तेजी है और जिसको अब लीड कर रहा है आईटीसी। एकाएक आईटीसी के अंदर अभी खरीदारी आई है, 0.5% के आसपास की बढ़त आईटीसी में अभी आई है। आज सुबह जो एक सेल की खबर आई थी, फ्लैश सेल की, और उसके बाद आईटीसी अब 2.25% ऊपर आ चुका है। 338-339 के स्तरों पर आईटीसी कामकाज कर रहा है। एकाएक खरीदारी जो है वो और बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है, जिसके साथ साथ सपोर्टिव है बैंक। सिंडिकेट बैंक देखिए, सेंट्रल बैंक देखिए, विजया बैंक, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, ये सब वो मिड कैप बैंक्स हैं जहां पर एकाएक तेजी अभी और बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। विजया बैंक, केनरा बैंक, इलाहाबाद, यूनियन कुछ नाम है जहां पर तेजी है और जिनके ऊपरी स्तरों पर ज्यादातर सभी बैंक जो हैं वो कामकाज कर रहे हैं। कोई लुपिन को देखिए, आज सुबह ब्लॉक डील हुई थी और ब्लॉक डील के बाद शेयर में तेजी है वो और एक्सटेंड हुई है और लुपिन अब दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट डे हाई के बेहद नजदीक है, 1100 रुपए के आसपास इसने डे हाई बनाया और अब दोबारा ऑप्टिक्स आए हैं। 1096 का लेवल लुपिन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छी तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी है।